धन संपत्ति का मनोविज्ञान। लेखक मॉर्गन हाउसल। अध्याय 19। अब सब साथ में। हमने अपने धन के मनोविज्ञान के बारे में क्या सीखा? बधाई हो, आप अब तक पढ़ रहे हैं। अब समय है उन चीज़ों को साथ पिरोने का जो हम सब ने अब तक सीखी। यह अध्याय एक सारांश की तरह है, कुछ छोटे और कार्रवाई योग्य पाठ जो आपको बेहतर वित्तीय निर्णय लेने में सहायता कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक डेंटिस्ट के अपॉइंटमेंट के बारे में एक कहानी सुनाना चाहूँगा जो बुरी तरह से गड़बड़ हो गया। यह हमें इस बारे में महत्वपूर्ण सीख दे सकता है कि धन संपत्ति के प्रबंधन को लेकर सलाह देने के क्या खतरे हो सकते हैं। क्लेरेंस हाउजोस 1931 में डेंटिस्ट के पास गए। उनके मुंह में बेतहाशा दर्द था। उनके डेंटिस्ट ने उन्हें दर्द कम करने के लिए एनेस्थीसियोजिया दे दिया। घंटों के बाद जब क्लेरेंस जागे तो उनके 16 दांत और टॉन्सिल हो चुके थे। अब फिर सब गलत हो गया। एक सप्ताह बाद सर्जरी की जटिलताओं के कारण क्लेरेंस की मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी ने डेंटिस्ट पर मुकदमा दायर कर दिया, लेकिन इसलिए नहीं कि सर्जरी में गड़बड़ हुई। 1931 में हर सर्जरी में जान जाने का जोखिम रहता था। उनकी पत्नी के अनुसार क्लेरेंस ने कभी भी सर्जरी के लिए सहमति नहीं दी थी, और अगर उनसे पूछा गया होता तब भी वे नहीं देते। यह मामला अदालतों में चलता रहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 1931 में डॉक्टर और मरीज के बीच सम्मति इतनी पारदर्शी नहीं थी। एक अदालत ने संक्षेप करते हुए कहा कि डॉक्टरों को सर्वश्रेष्ठ मेडिकल निर्णय लेने की स्वतंत्रता की आवश्यकता है। इसके बिना हम विज्ञान की उन्नति का लाभ नहीं उठा सकते। अधिकांश इतिहास में डॉक्टर का लोकचार मरीज को ठीक करना होता था, और मरीज डॉक्टर के इलाज के बारे में जो भी सोचता हो वह महत्वपूर्ण नहीं होता था। डॉक्टर जे केटेज ने अपनी किताब द साइलेंट वर्ल्ड बिटवीन डॉक्टर एंड पेशेंट में इस दर्शन शास्त्र के बारे में लिखा। डॉक्टरों को लगता था कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए वे अपने मरीजों की शारीरिक और भावनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बाध्य थे, और वह अपने प्राधिकारों में इलाज संबंधी निर्णय लेते हुए मरीजों से परामर्श किए बिना यह धारणा कि मरीज को भी डॉक्टर के साथ मिलकर निर्णय लेने का अधिकार हो सकता है, यह कभी भी औषधि के लोकचार का भाग नहीं था। इसमें कोई अहंकार या द्वेष नहीं था। यह दो बिंदुओं की एक धारणा थी। नंबर 1, हर मरीज अच्छा होना चाहता है। नंबर 2, उनके इलाज का एक ही वैश्विक और सही तरीका है। अगर आप इन दो बातों में विश्वास रखते हैं तो मरीज की सम्मति ना लेने का मतलब समझ में आता है, लेकिन औषधि इस तरह नहीं चलती। पिछले 50 वर्षों में मेडिकल स्कूल धीरे धीरे बीमारी का इलाज करने से मरीजों का इलाज करने की ओर रुख कर चुके हैं, जिसका मतलब था इलाज की योजनाओं के विकल्प तैयार करना और फिर मरीज को उनमें से सर्वश्रेष्ठ विकल्प चुनने देना। इस प्रचलन का कारण एक मरीज संरक्षण नियम थे, और एक अन्य कारण केटेज की प्रभावशाली किताब के अनुसार औषधि में क्या उचित है इस बारे में मरीज के मत बहुत भिन्न होते हैं, इसीलिए उनके विचारों को ध्यान में रखना आवश्यक है। केटेज ने लिखा, यह मान लेना बहुत ही खतरनाक मूर्खतापूर्ण है कि अपनी कला और विज्ञान के अभ्यास में चिकित्सक अपनी नेक नियति और सही विकल्प चुनने की अपनी योग्यता पर निर्भर कर सकते हैं। यह इतना आसान नहीं है। औषधि एक जटिल पेशा है, और डॉक्टरों एवं मरीज के बीच का परस्पर विचार विमर्श भी जटिल होता है। वह आखिरी पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। औषधि एक जटिल पेशा है, और डॉक्टरों एवं मरीज के बीच का परस्पर विचार विमर्श भी जटिल होता है। क्या आप जानते हैं और कौन सा पेशा है जो इसके समान है? वित्तीय सलाह। मैं आपको बता नहीं सकता कि आपको अपने पैसे के साथ क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं आपको नहीं जानता। मैं नहीं जानता कि आपको क्या चाहिए। मैं यह भी नहीं जानता कि आपको यह कब चाहिए, और मैं यह भी नहीं जानता कि आपको यह क्यों चाहिए। इसीलिए मैं आपको नहीं बताऊंगा कि आपको अपने पैसे के साथ क्या करना चाहिए। मैं आपके साथ ऐसा नहीं कर सकता जैसा कि उस डेंटिस्ट ने क्लेरेंस ह्यूजेस के साथ किया, लेकिन निसंदेह रूप से डॉक्टर और डेंटिस्ट अयोग्य नहीं होते। उनके पास ज्ञान होता है। वे संयोग अनुपात को समझते हैं। वे जानते हैं कि क्या काम करता है, तब भी जब मरीज उनके लिए
कौन सा इलाज सही है, इस बारे में अलग निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। वित्तीय सलाह भी इसी तरह होते हैं। धन संपत्ति को लेकर कुछ वैश्विक तथ्य होते हैं, तब भी अगर लोग इस बारे में अलग अलग निष्कर्ष निकालें कि उन तथ्यों को अपने धन पर कैसे लागू किया जाए, इसे ध्यान में रखकर आइए कुछ ऐसी छोटी अनुशंसाओं को देखते हैं जो आपको आपके धन के साथ बेहतर निर्णय लेने में सहायता कर सकती हैं। सब अच्छा होने पर विनम्रता और खराब होने पर क्षमा, दया भाव ढूंढने का जितना हो सके उतना प्रयास करें, क्योंकि कुछ भी इतना अच्छा या खराब नहीं होता जितना दिखाई देता है। संसार बड़ा जटिल है। भाग्य और जोखिम दोनों ही वास्तविक और पहचानने में कठिन है। खुद को और दूसरों को आंकते हुए यह ध्यान में रखिए, भाग्य और जोखिम की ताकत का आदर कीजिए और आपके ऐसी चीज़ों पर ध्यान देने की संभावना अधिक होगी जो आपके नियंत्रण में हो। साथ ही आपकी सही प्रेरणा स्रोत व्यक्तियों को ढूंढने की संभावना भी अधिक होगी। कम अहंकार, अधिक संपत्ति। पैसे की बचत आपके अहंकार और आय के बीच का अंतर है, और संपत्ति वह है जो दिखाई नहीं देती। इसीलिए संपत्ति का निर्माण जो आप आज खरीद सकते हैं उसकी चाह को दबाकर किया जाता है, ताकि आपके पास भविष्य में अधिक चीज़ें या विकल्प हों। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना कमाते हैं, जब तक आप इस पर लगाम नहीं लगाते कि आप आज अपने पैसों के साथ कितनी ऐश करते हैं। आप संपत्ति का निर्माण नहीं कर सकते। अपनी धन संपत्ति का प्रबंधन इस प्रकार करें कि आप रात में चैन की नींद सो सकें। यह कहना इससे अलग नहीं कि आपको सर्वाधिक प्रतिफल कमाने का लक्ष्य रखना चाहिए या अपनी आय का एक नियत प्रतिशत बचाना चाहिए। कुछ लोग तब तक चैन से नहीं सोएंगे जब तक वे सर्वाधिक प्रतिफल ना कमा रहे हों। दूसरे तभी तृप्त अनुभव करेंगे अगर उन्होंने रूढ़िवादी रूप से निवेश किया हो। हर किसी का अपना ही ढंग होता है, लेकिन क्या इससे तुरंत रात में अच्छी नींद आएगी का आधार सभी वित्तीय निर्णयों के लिए सर्वश्रेष्ठ सर्वलौकिक दिशा निर्देश पट है। यदि आप एक निवेशक के रूप में सफल होना चाहते हैं तो सबसे शक्तिशाली चीज़ आप कर सकते हैं वह है अपनी समय परिधि को बढ़ाना। निवेश में समय सबसे शक्तिशाली बल है। यह छोटी चीज़ों में वृद्धि कर उन्हें बड़ा कर देता है और बड़ी गलतियों को धुंधला कर देता है। यह भाग्य और जोखिम को निष्प्रभावित नहीं कर सकता, लेकिन यह नतीजों को उस दिशा में मोड़ देता है जिसके लोग पात्र होते हैं। बहुत सी चीज़ों के गलत हो जाने को स्वीकार करना सीखिए। आप आधे से अधिक बार गलत हो सकते हैं और फिर भी विपुल संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि न्यून संख्या में कुछ चीज़ें अधिकांश परिणामों का कारण होती हैं। आप चाहे अपने पैसे के साथ कुछ भी कर रहे हों, आपको बहुत सी चीज़ों के काम ना करने पर संतोष करना होगा। संसार ऐसा ही है, इसीलिए आपको उन उपलब्धियों का आकलन अपने पूरे पोर्टफोलियो की ओर देखकर करना चाहिए, ना कि अलग अलग निवेशों के आधार पर। बड़ी मात्रा में खराब निवेश और कुछ उत्कृष्ट निवेश होने में कोई बुराई नहीं। आमतौर पर यह सर्वश्रेष्ठ परिचय होता है। अपने काम का आकलन करते समय अपने अलग अलग निवेश पर ध्यान केंद्रित करने से विजेता वास्तविक से अधिक मेधावी नज़र आते हैं और हैरान करने वाले उससे अधिक खेदजनक नज़र आते हैं जितना उन्होंने होना चाहिए। संपत्ति का प्रयोग अपने समय पर नियंत्रण के लिए कीजिए, क्योंकि अपने समय पर नियंत्रण ना होना खुशी के लिए एक शक्तिशाली और सर्वलौकिक अवरोध है। आप जो करना चाहें, जब करना चाहें, जिसके साथ करना चाहें, जब तक करना चाहें, इसकी क्षमता वित्त में मौजूद अधिकतम लाभांश प्रदान करती है। कम दिखावटी और अधिक अच्छे बनिए। कोई भी आपकी जायदाद से इतना प्रभावित नहीं होता जितना आप खुद होते हैं। आप सोचते हैं कि आपको एक महंगी कार, बढ़िया घड़ी की ज़रूरत है, लेकिन संभवतः जो आपको चाहिए वह सम्मान और प्रशंसा है, और उन्हें प्राप्त करने की अधिक संभावना दया और विनम्रता के द्वारा है, बजाय हॉर्स पावर और क्रोम के। बचत कीजिए, बस बचत कीजिए। आपको बचत के लिए किसी विशेष कारण की आवश्यकता नहीं है। कार, अग्रिम भुगतान या फिर किसी मेडिकल इमरजेंसी के लिए बचत करना अच्छा है, लेकिन उन चीज़ों के लिए बचत करना
जिन्हें परिभाषित करना या जिनका अनुमान लगाना असंभव है। बचत करने के लिए सबसे अच्छे कारणों में से एक है हर किसी का जीवन अप्रत्याशित चीज़ों की एक जंजीर है। बिना किसी विशेष उद्देश्य के लिए की गई बचत जीवन की निश्चित अप्रत्याशितताओं के विरुद्ध ढाल होती हैं। सफलता के मूल्य को परिभाषित करें और फिर उसे चुकाने को तैयार रहें, क्योंकि कोई भी लाभप्रद चीज़ मुफ्त में नहीं मिलती। और याद रखिए, अधिकतर वित्तीय मूल्यों पर प्रत्यक्ष प्राइस टैग नहीं होता। अनिश्चितता, दुविधा और पछतावा वित्त की दुनिया में आम मूल्य है और वे अक्सर चुकाने योग्य होते हैं, लेकिन आपको उन्हें जुर्माने की बजाय सज़ा जिससे बचा जाए शुल्क के रूप में देखना चाहिए। बदले में कुछ अच्छा पाने के लिए चुकाने लायक मूल्य। त्रुटि के स्थान की आराधना करें। भविष्य में क्या हो सकता है और आप अच्छा प्रदर्शन करने के लिए क्या होते देखना चाहते हैं, इसके बीच का अंतर आपको सहनशीलता प्रदान करता है, और सहनशीलता समय के साथ कंपाउंडिंग को जादुई बना देती है। त्रुटि के लिए स्थान अक्सर रूढ़िवादी बचाव के जैसा नज़र आ सकता है, लेकिन अगर आपको खेल में बनाए रखता है तो वह वापस अपने मूल्य का कई गुना भुगतान सकता है। वित्तीय निर्णयों की चरम सीमाओं से बचें। समय के साथ हर किसी के लक्ष्य और कामनाएं बदल जाते हैं, और जितने चरम आपके अतीत के निर्णय होंगे, आगे बढ़ने पर उतना ही अधिक आपको उन पर पछतावा होगा। आपको जोखिम को पसंद करना चाहिए, क्योंकि यह समय के साथ प्रतिफल प्रदान करता है, लेकिन आपको विनाशकारी जोखिम से बचना चाहिए, क्योंकि यह आपको भविष्य में वे जोखिम लेने से रोकता है जो आपको अच्छा प्रतिफल चुका सके। जो खेल आप खेल रहे हैं उसे परिभाषित करें, और ध्यान रखें कि आपका व्यवहार उन लोगों से प्रभावित ना हो जो आपसे अलग खेल खेल रहे हैं। अव्यवस्था का आदर करें। होशियार, जानकार और तर्कसंगत लोग वित्त में एक दूसरे से असहमत हो सकते हैं, क्योंकि लोगों के लक्ष्य और कामनाएं एक दूसरे से अत्यंत अलग होते हैं। कोई एकमात्र सही उत्तर नहीं होता, वह बस जो आपके लिए काम करता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे लिए क्या काम करता है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।